एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका वेस्ट एंड आज हम करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो देखो, मेसोपोटामिया जो है वो एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। अब ये दो नदियां कौन सी है? एक नदी का नाम है दजला और दूसरी नदी का नाम है फरात। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति को चार भागों में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले आपका आता है पूर्वोत्तर भाग। अगर इस भाग की बात की जाए तो यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान है, वृक्ष से ढकी हुई पर्वतीय श्रृंखला है, जंगली फूल और साफ जलों की यहाँ पे उपलब्धता है और साथ ही साथ यहाँ पे फसलों के लिए अच्छी वर्षा भी हो जाती है। उसके बाद आपका आता है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी भाग में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर खेती की तुलना में पशुपालन जो है वो आजीविका का अच्छा साधन है और साथ ही साथ यहाँ पर जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद आता है पूर्वी भाग। अगर पूर्वी भाग की बात की जाए तो यहाँ पे दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। उसके बाद लास्ट आपका आता है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वहाँ पे उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध है। इसका कारण ये है कि दजला और फरात जो नदियां यहाँ पे बहती है वो उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ भूमि लेके आती है, जो यहाँ की जगह को उपजाऊ बना देती है। और यहाँ की खास बात ये है कि यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ था। इसी पर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ। तो उसका आंसर रहेगा दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन है आपका, शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। तो देखो, श्रम विभाजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना। और अगर मेसोपोटामिया के लोगों की हम बात करते हैं तो ये लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। इन्हें हर एक काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता था और यही कारण था कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन की जरूरत थी। अब इसी श्रम विभाजन को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मुद्रा बनाने का काम करता है। अब मुद्रा बनाने के लिए उसे कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ये औजार खुद नहीं बना सकता। इसके लिए उसे दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब देखो, उसी व्यक्ति को, मुद्रा बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसको ये भी नहीं पता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए भी वो दूसरे पे डिपेंड होता है। इसका मतलब ये है कि जो नक्काशी करने वाला है उसे सिर्फ इतना पता है कि पत्थर उकेर के मुद्रा कैसे बनाई जाती है। उसका काम जो है वो इसी पर सीमित है। वो सिर्फ एक ही काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में लेखन कला के इस्तेमाल के क्या उद्देश्य थे। तो देखो, मेसोपोटामिया में लेखन कला के इस्तेमाल के बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को मान्यता प्रदान करने के लिए, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, राजाओं के द्वारा कोई काम किया गया तो उसका वर्णन करने के लिए, आम जनता के लिए कानून बनाने के लिए और उसमें कोई बदलाव किया गया तो उसको दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर समझाइए। अब देखो, मेसोपोटामिया की जो लिखित पट्टिकाएं मिली है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है और मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र उरूक के मंदिर से बैल, मछली, रोटी आदि के लगभग 5000 सूचियां प्राप्त हुई है, जो कि बाहरी और अंदरूनी दोनों लेन देन की हो सकती है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि मुख्य रूप से इस समाज में लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए लेखन की आवश्यकता महसूस हुई होगी। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। इन पट्टिकाओं को बहुत ही मेहनत से बनाया जाता था। लिपिक जो था वो चिकनी मिट्टी को सबसे पहले गीला करता था, उसको गूंथता था, उसे थापता था और लास्ट में उसे ऐसे आकार देता था जिससे आसानी से हाथ पे पकड़ा जा सके। और उसके बाद बड़ी सावधानी से उसकी सतह को चिकना किया जाता था और सरगंडे की तीखी नोक से उस पर लिखा जाता था। अगर लेखन की बात की जाए तो लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण जो थे वो कीलाकार हो गए थे और भाषा सुमेरियन थी। लेकिन 2400 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी भाषा लेने लगी थी। अब देखो, मुख्य रूप से अगर मेसोपोटामिया की भाषा की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा बोली जाने लगी और 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा बोली जाने लगी, जो कि हिब्रू से मिलती जुलती थी। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, टिप्पणी कीजिए। तो देखो, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका रीजन ये था कि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, उसमें हजारों नहीं सैकड़ों चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अगर गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन की बात की जाए तो लेखन आसान नहीं था। उसे यूं ही कोई नहीं लिख सकता था, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसीलिए विशेष वर्ग के लोग ही साक्षर थे और यही रीजन था कि मेसोपोटामिया की साक्षरता का स्तर बहुत कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया के लोग किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे। तो देखो, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे उनको तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के प्रदेशों से मंगाते थे। यानी कि इन चीजों का ये लोग आयात करते थे और इसके बदले में अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उनको निर्यात करते थे।
अगला प्रश्न है आपका, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो मेसोपोटामिया के जो कुछ प्राचीन शहर थे वो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे और यहाँ का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और मंदिर जो थे वो विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता था, जैसे उर जो चंद्र के देवता थे और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। अब देखो जो देवता थे वो पूजा के केंद्र बिंदु थे। लोग देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली आदि लाया करते थे। और जो आराध्य देव थे वो सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्र यानी मछली पालन का जो क्षेत्र है और स्थानीय लोगों के पशुपालन का स्वामी माना जाता था। मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। अब देखो यही स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया के मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज आप यही आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका, खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, टिप्पणी कीजिए। अब देखो अगर स्पेशली हिस्ट्री में आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट देगी और उसमें लिखा है टिप्पणी कीजिए, स्पष्ट कीजिए या तर्क सहित लिखिए, तो उसका एक ही आंसर बनेगा, उसमें अलग अलग आंसर नहीं बनेंगे। अब देखो खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, इसकी बात अगर हम करें तो मेसोपोटामिया के जो यायावर समूह थे वो अक्सर उपजाऊ क्षेत्रों में आया करते थे। ये लोग जो थे कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों पर से गुजार देते थे, जिससे किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। और ये जो खानाबदोश थे वो कई बार किसानों की गाँव पर हमला कर देते थे और उनके अनाज को लूट लेते थे। अब देखो इसी के ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग जो थे वो इन पशुचारकों का रास्ता रोक लेते थे और इनके पशुओं को नदी नहर पे जाने तक नहीं देते थे। साथ ही साथ कई बार इन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती थी। और आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो देखो अगर मेसोपोटामिया की उपलब्धियों की बात की जाए तो इसकी कई सारी उपलब्धियां है, इसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। जैसे देखो लेखन पद्धति का विकास भी इसी सभ्यता में सबसे पहले हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग भी इन्हीं सभ्यता के लोगों ने किया था। 4 पहिए वाली गाड़ी या रथ और जहाज के बेड़ों का निर्माण भी सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने किया था। कांच के बर्तन की अगर बात की जाए तो वो भी इन्हीं लोगों ने सबसे पहले बनाए। और मेसोपोटामिया के लोगों ने ही विश्व में सबसे पहले नहरें बनाई जो वर्षा पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के प्रयोग में लाई जा सकती थी। इन लोगों ने बैंकिंग प्रणाली, व्यापारिक समझौते, हुंडी प्रणाली का भी विकास सर्वप्रथम किया। साथ में लिखित विधि संहिता भी सर्वप्रथम बेबीलोन के शासक हम्मुराबी द्वारा ही विश्व को दी गई थी। और मेसोपोटामिया के लोगों ने चंद्रमा की गति पर आधारित पांचांग का आविष्कार किया था। हालांकि इस पांचांग में थोड़े दोष थे, लेकिन समय विभाजन और कैलेंडर बनाने का विचार भी संभवतः इन्हीं लोगों से आया था। तो देखो इतनी सारी इनकी उपलब्धियां थी, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।